दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे PCS 15 का जो है टेस्ट नंबर 4 और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले यूपी PCS प्री 2023 के लिए, क्योंकि इसमें जो है अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल, जनगणना यानी सेंसस और नगरीकरण। ये दोस्तों ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में, जनगणना और नगरीकरण जो है। तो ये टेस्ट काफ़ी लाभदायक है उत्तर प्रदेश PCS 2023 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं किया जाता। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत दोस्तों फर्म का अध्ययन किया जाता है, श्रम का अध्ययन किया जाता है। जो इसमें तीसरा पॉइंट दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स राष्ट्रीय आय जो है, तो राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं किया जाता। ठीक है, यही पूछा है कि इनमें से किसका अध्ययन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं किया जाता। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं किया जाता। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है आपका जो फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म का अध्ययन किया जाता है। जो श्रम है यानी लेबर, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जो कंज्यूमर उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता हो गया, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, ठीक है, आदि से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे फॉर्म हो गया, लेबर हो गया, कंज्यूमर हो गया, ठीक है। जबकि विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों का सामूहिक अध्ययन जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पाद, बेरोजगारी आदि जो है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत किया जाता है। तो आंसर बस हमें ये बताना है कि किसका अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं किया जाता। तो राष्ट्रीय आय, ऑप्शन जो है सी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट दिया है, आर्थिक समृद्धि एक गुणात्मक अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक परिमाणात्मक। दूसरा पॉइंट है, आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट दिया है आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के लिए जो है देखिए, जो पहला पॉइंट दिया है कि आर्थिक समृद्धि एक गुणात्मक अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक परिमाणात्मक। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इसी प्रकार आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। सेकेंड पॉइंट भी सही है। तो दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मापन का तरीका नहीं है। ये पूछा है कि इसमें से कौन सा तरीका नहीं है। देखिए, GDP मापन के लिए आय विधि ये जरूरी है, व्यय विधि ये भी जरूरी है, और मूल्यवर्धन वृद्धि ये तीनों ही जरूरी है। लेकिन जो निवेश विधि दिया है ये सही नहीं है, और यही पूछा है कि जो निवेश विधि इसलिए सही नहीं है क्योंकि GDP के मापन का ये तरीका नहीं है निवेश विधि, बल्कि आय विधि, व्यय विधि और मूल्यवर्धन विधि तीनों जरूरी है। किसी विशेष समय में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहा जाता है।
और जीडीपी की जो गणना है वो 3 तरीके से किया जाता है। एक तो आपका आय विधि, व्यय विधि और तीसरा मूल्यवर्धन वृद्धि। तो इसलिए ऑप्शन जो बी दिया है निवेश विधि, ये जीडीपी के मापन का तरीका नहीं है। तो आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर बी, निवेश विधि जो है जीडीपी के मापन का तरीका नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? पहला दिया है आपका पॉइंट, चौथी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस का क्षेत्रीय मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती का प्लानिंग मॉडल। दूसरा पॉइंट क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे का ओपान कंसिस्टेंसी मॉडल। तीसरा आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए, पहला दिया है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे के ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। तो पहला जो दिया है महालनोबिस, इसलिए जो है गलत हो गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में किसका नाम है? अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे। पहला जो है गलत हो गया। दूसरा देखिए, पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे का ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल, तो ये सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फिर से, चौथी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस का क्षेत्रीय मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती का प्लानिंग मॉडल, क्या ये सही है? पूछा है कौन सा इसमें सुमेलित है। तो पहला गलत है। क्यों गलत है? देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है अशोक रुद्र, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे तथा एलन एस मात्रे, तो इसमें तो पहला जो है गलत हो गया, उल्टा दे दिया है। जो चौथे में होना चाहिए वो नाम कहाँ पे है? पांचवें में दे दिया है, अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे। पांचवी पंचवर्षीय योजना में नाम दिया अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे, जबकि ये है चौथी से रिलेटेड, इसलिए ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल, तो ये बिल्कुल सही है। सी जो है तीसरा मतलब सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, केवल जो है 3 आपका आंसर सही है, यही सुमेलित है। किस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगलबाद और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्रियान्वित किया गया? बताइए। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ जो है। तो भाखड़ा नांगलबाद और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनी है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही भाखड़ा नांगलबाद, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट, इसकी स्थापना नियोगी समिति की अनुशंसा पर 1950 में की गई। दूसरा है, इसके द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग द्वारा अंतिम संस्तुति प्रदान की जाती है। नीचे दिया उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, देखिए, पहला दिया है कि इसकी जो स्थापना है एनडीसी की नियोगी समिति की अनुशंसा पर 1950 में किया गया, जो कि गलत है। ये नियोगी समिति की अनुशंसा पर किया तो गया, लेकिन 1950 गलत दिया है। कब किया गया था? 1952 में, तो पहला हो गया गलत। दूसरा, इसके द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग द्वारा अंतिम संस्तुति प्रदान की जाती है।
तो अंतिम जो है कंसेंट या संस्तुति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता है। ठीक है, योजना आयोग नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, तो इसलिए गलत है दूसरा भी। आंसर हो जाएगा ये सी 1 और 2। नीति आयोग की सदस्यता के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला दिया है प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य, तो ये जो है सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में अधिकतम 3 सदस्य, बी गलत है, क्योंकि अग्रणी अनुसंधान संस्थान में मैक्सिमम जो है आपके कितना, मैक्सिमम 2 मेंबर यानी 2 सदस्य, इसलिए जो है बी गलत हो गया। भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष व्यक्ति की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति, तो ये भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन डी देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, ये भी सही है। आपसे ये पूछा था नीति आयोग की सदस्यता के संबंध में क्या सही नहीं है, तो बी जो है ऑप्शन सही नहीं है, बी जो है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में केंद्रीकृत नियोजन के पूर्व गांधी जी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है श्रीमन नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है? जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि इसको जारी करता है FSSAI, इसका मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है FSSAI, वो इसे जो है जारी करता है। लेकिन जो ऊपर के 3 हैं इसको जो है नीति आयोग। तो आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा नहीं जारी किया जाता, तो आंसर हमारा हो जाएगा सीधे डी, क्योंकि इसको FSSAI जो है जारी करता है। चलिए आगे बढ़िए। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसका विकास प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। मानव विकास सूचकांक में आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर पर आधारित है, बिल्कुल सही है, यानी ऊपर के 3 पॉइंट सही हो गया। नीचे दिया है भारत ने पिछले 2-3 वर्षों में अपने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मूल्य में लगातार सुधार दर्ज किया है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि भारत के HDI मूल्य ने पिछले 2-3 वर्षों में गिरावट दर्ज की है। यहाँ लिखा है सुधार दर्ज किया है, जबकि यहाँ पे क्या आई है, गिरावट आई है पिछले 2-3 सालों में। वर्ष 2019 में भारत का 2019 में भारत का HDI इंडेक्स में जो है रैंकिंग क्या था, 0.645 जो है गिरावट। 2020 में और घट गया, HDI का जो मूल्य है, वैल्यू है, 2020 में क्या हो गया, ये जो है 0.642। ठीक है, मतलब लगातार घट रहा है। 2019 में जो HDI वैल्यू था 0.645, जो कि 2020 में 0.642 हो गया, और 2021 में और घट गया। 2021 में जो HDI घट के कितना हो गया, 0.633। वहीं हम बात करें जो कि विश्व औसत, पूरे जो वर्ल्ड का HDI एवरेज है वो कितना है, एवरेज HDI पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ये है 0.732, मतलब इससे भी नीचे है अपनी स्थिति। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी जो है इसमें असत्य है। ऑप्शन डी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संबंध में क्या असत्य है? इसे UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल
द्वारा विकसित किया जाता है। तो ये तो सही है। इसे सर्वप्रथम 2011 में जारी किया गया। ये जो 2011 दिया है दोस्तों, यही गलत है, क्योंकि इसे सर्वप्रथम जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI है, इसे पहली बार जो है 2010 में जारी किया गया। ठीक है, तो क्या सत्य, यही पूछा है। अपना आंसर यही हो गया, आंसर जो है बी। लेकिन आगे देखते हैं, इसमें 3 आयामों के अंतर्गत कुल 10 सूचकांक शामिल हैं। बिल्कुल सही है। भारत में नीति आयोग MPI के लिए नोडल इकाई है। बिल्कुल। तो हमें ये बताना था कि कौन सा सत्य है, तो आंसर बी टिक कीजिए, क्योंकि 2011 गलत दिया है, इसे 2010 में शुरू किया गया बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, पहला दिया है विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा, तीसरा दिया है विश्व बैंक के द्वारा। तो जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है, कौन सा संस्था इसको जारी करता है? इसको जारी करता है आपका अंकटाड, UNCTAD। अंकटाड यानी ये जो विश्व निवेश रिपोर्ट अकाउंट है, अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स इंडेक्स, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ जो दिया था, इसमें तो अंकटाड है नहीं, ये WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और यह है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो तीनों ही तो है नहीं, अंकटाड ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व भुखमरी सूचकांक GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? कौन जारी करता है GHI इंडेक्स को? तो इसे जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFRI जो है जारी करता है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना में पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सही। जबकि अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक, विदेशी पर्यटकों द्वारा किया जाने वाला व्यय, घिसावट या पूंजी के उपभोग को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है, लेकिन पूंजीगत लाभ को सकल घरेलू उत्पाद GDP में शामिल नहीं किया जाता है। आंसर डी। वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत की रियल GDP का आकार कितना है? देखिए, NSO द्वारा जारी जो 2023 का है डेटा, इसके अनुमानों के आधार पर वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत की रियल GDP 2011-12 का आकार 157.60 लाख करोड़, ठीक है, 2000 हम बता रहे हैं, ये 11-12 का आकार जो है, ठीक है, करोड़। जबकि नॉमिनल GDP वर्तमान कीमतों पर, वर्तमान कीमतों पर कितना है? ये वर्तमान जो है कीमतों पर 273.08 लाख करोड़ है। तो यहाँ पूछा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की रियल GDP का आकार कितना है? तो रियल GDP का जो आकार है 2011-12 के आधार पर कितना है? 157.60, यानी आंसर हो जाएगा बी जो है। अगर नॉमिनल पूछता वर्तमान के हिसाब से, तब आंसर आपका 273.08 लाख करोड़ हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित अवधि से पूर्व ही समाप्त जो है कर दी गई? तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 अपनी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही 1978 में समाप्त जो है कर दी गई। जबकि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये तो जो है कंप्लीट 5 वर्ष जो है अपना पूरा किया, ये जो है 5 वर्ष पूरा किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1989 ये था, लेकिन 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। यानी कब समाप्त कर दिया गया? 1978 में जो है समाप्त कर दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है? ए दिया है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, बी दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सी दिया है शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी और डी दिया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। ठीक है, तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपी, इसको जो है राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है? तो आंसर है हमारा जीएनपी, यानी जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये किसके बराबर होता है? जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी है, प्लस जो विदेशियों से, नागरिकों से, जो नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय है उसको भी जोड़ा जाता है, और विदेशियों द्वारा देश में जो अर्जित आय है, विदेशी मान लीजिए कि हमारे यहाँ के पैसा कमा के लेके जाते हैं, वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और एक्स क्या है? जो हमारे नागरिक विदेश में जाके कमा के लेके आ रहे हैं, तो वो जोड़ा जाएगा। तो ये फार्मूला है जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद प्लस जो हमारे नागरिक विदेश में अर्जित करके लेके आ रहे हैं रेमिटेंस, उसको जोड़ दीजिए, और जो विदेशी यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो ये फार्मूला याद रखिए। आंसर हमारा हो गया इसमें बी जो है टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अभी देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ठीक है, क्वेश्चन 18, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक जो नवाचार सूचकांक है इसको जारी कौन करता है? वीपो, WIPO, इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 2022 में जो भारत की रैंकिंग है वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें कितनी है? 40, 14th रैंक है हमारा, 40वां रैंक है। जबकि स्विट्जरलैंड हो गया आपका, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, USA है और स्वीडन है, इनको जो है टॉप पोजीशन प्राप्त हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर डी टिक कर लीजिए। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? अभी नहीं जो वर्ड है उस पर तो ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो जो गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता? तो यहाँ साक्षरता जो है नहीं लाया जाता है। आंसर हमारा डी होगा, गरीबी रेखा आकलन करने के लिए साक्षरता का उपयोग नहीं किया जाता। जबकि उपरोक्त प्रश्न में प्रदत्त अन्य सभी विकल्पों का उपयोग किया जाता है। गरीबी रेखा निकालने के लिए SCR है, प्रति व्यक्ति औसत आय, और भोजन में कैलोरी, ये लिया जाता है, लेकिन गरीबी रेखा निकालने के लिए साक्षरता नहीं लिया जाता है। तो आंसर डी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 20, जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी जो है कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा अनैच्छिक बेरोजगारी। इसे क्या कहा जाएगा? अनैच्छिक बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में काम ही नहीं है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है फिर भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बेरोजगारी को अनैच्छिक
बेरोजगारी कहा जाता है। आंसर बी टिक कीजिए। क्वेश्चन 21 देखिए, यदि किसी कंपनी में नए कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं और कुछ कर्मचारियों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होने के कारण जॉब से निकाल दिया जाता है तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा घर्षण जनित बेरोजगारी। इस प्रकार बेरोजगार हुए लोग कंप्यूटर सीखकर दोबारा नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वे कंप्यूटर नहीं सीख लेते तब तक बेरोजगार ही कहे जाएंगे। बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए अचानक कोई कंपनी है, उसमें कोई नई मशीन आ गया, कोई नई चीज़ आ गया, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसे निकाले गए व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है? इसी बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी। जैसे ही वो फिर उस मशीन के बारे में सीख लेंगे, उस काम के बारे में स्किल जो है प्राप्त कर लेंगे, तो पुनः वो रोजगार प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति आने पर निकाल दिया जाए कि कोई स्किल पता नहीं है, कंप्यूटर नहीं पता है, कोई नई मशीन आ रही है उसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसी बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आंसर डी टिक कीजिए दोस्तों, आगे बढ़िए। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो ये है शिक्षित बेरोजगारी। आज युवा पीढ़ी पहले से जो है बहुत ज़्यादा साक्षर है, सबके पास जो है एजुकेशन है, डिग्रियां हैं, तमाम है, लेकिन इतने रोजगार जो है अवेलेबल नहीं है। तो शिक्षित बेरोजगारी जो है बहुत बड़ी समस्या है इसमें। आंसर सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। ऑपरेशन ग्रीन्स किसकी पहल है? ऑपरेशन ग्रीन्स खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। जो ऑपरेशन ग्रीन है ये जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहल है। यह फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने तथा इनकी कीमतों में व्याप्त अस्थिरता को कम करने हेतु ऑपरेशन जो है फ्लड की तर्ज पर आरंभ किया गया। 500 करोड़ रुपए की एक परियोजना है। सरकार ने परियोजना के आरंभ में 3 मुख्य सब्जियों टमाटर, प्याज और आलू पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। तो इसमें सी सही है। यही पूछा है कि ऑपरेशन ग्रीन्स किसकी पहल है, तो ये है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहल। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो है दोस्तों 2006 में पारित हुआ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। भगवती समिति का गठन किससे संबंधित है? क्वेश्चन 25 देखिए, तो ये जो है भगवती समिति का गठन जो है बेरोजगारी से संबंधित है। क्वेश्चन 26 देखिए, भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त समितियों में कौन सा या कौन से भारत में गरीबी मापने के लिए गठित किया गया? ये दिया है वाईके अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन समिति। तो ये जो है चारों जो है जो समितियां बनी, ये जो है गरीबी मापने के लिए गठित किया गया, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन जो है 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया है लॉरेंज वक्र आय में विषमता को दर्शाता है, तो बिल्कुल सही है। हमें लेकिन ये देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 एवं न्यूनतम मान 0 होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 2400 एवं 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक बताया, तो सी जो है ये जो दिया है सी तेंदुलकर समिति, ये गलत है, क्योंकि वाईके अलग समिति की रिपोर्ट में ये बताया गया था। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 27 रुपया एवं 33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च बताया था। 2400 जो कैलोरी है गाँव के लोगों के लिए और 2100 कैलोरी जो है शहर के लोगों के लिए, ये बताया था वाईके अलग समिति, वाईके अलग समिति।
यहाँ दिया है तेंदुलकर समिति, जो गलत है। तो यही पता करना था कौन सा सत्य है, आंसर सी लगाइए। नीचे देखिए, सी रंगराजन समिति का गठन योजना आयोग ने 2012 में किया था, ये भी सही है। तो आंसर हमारा पूछा था कि कौन सा असत्य है, ऑप्शन सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसकी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये है जॉन मेनार्ड किन्स का। जॉन मेनार्ड किन्स ने बुक लिखा है जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्वेश्चन 29 देखिए, मार्ग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति के तहत 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया? नई औद्योगिक नीति जुलाई 1991, नई जो औद्योगिक नीति है, नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति जो है आपका जुलाई 1991 में प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त किया गया। 1956 की औद्योगिक नीति में 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए। ठीक है। नई औद्योगिक नीति में इनकी संख्या घटाकर 8 कर दी गई तथा विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया गया। जो औद्योगिक नीति वक्तव्य है ये जो है इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति के तहत 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया? तो औद्योगिक नीति वक्तव्य 1991 को छोड़कर, आंसर डी जो है। क्वेश्चन देखिए 38, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का जो औद्योगिक वित्त निगम है, इसकी जो स्थापना हुई थी, औद्योगिक वित्त निगम कब हुआ था? 1948 में। और ये एक बैंक की तरह कार्य करता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में उद्योगों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराना था। ठीक है। यही पूछा है कि भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो एक औद्योगिक बैंक के रूप में, आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन देखिए 39, मंदी काल में सरकार की राजकोषीय नीति का कौन सा अंग अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता? करों में विस्तार करना, करों में जो विस्तार करना है मंदी काल में सरकार की राजकोषीय नीति का, ये सही जो है अंग नहीं है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बी। देखिए, मंदी काल में लोगों के व्यय की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में कमी आने लगती है। और मंदी काल में सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य लोगों की उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि करना होता है, जिसके लिए सरकार करों में कमी लाती है। इसके साथ साथ सार्वजनिक व्यय और निवेश में वृद्धि करने में भी अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने में प्रभावी माना जाता है। इसके विपरीत करों में वृद्धि करने से लोगों की व्यय करने की क्षमता कम हो जाती है। तो मंदी काल में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर देगा सरकार, जिससे जो है लोग निवेश करें, खर्च करें। क्वेश्चन 40 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया, बिल्कुल सही है। इससे पहले वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था, ये भी सही है। यह एक अंतरिम बजट था, ये भी सही है। तो आंसर डी टिक कीजिए, तीनों सही है। क्वेश्चन 43 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष कर भारित व्यक्ति द्वारा ही देय होते हैं। दूसरा है जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, हमें यह देखना है। तो जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर लिखा है। जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि क्या है,
अप्रत्यक्ष। ये जो है लिखा है जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है, जो कि गलत है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर क्या है? भारित व्यक्ति द्वारा ही देय होते हैं, यानी प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी व्यक्ति द्वारा देय होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। हमें पता करना था कौन असत्य है, तो हो जाएगा बी आंसर। आंसर भी ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखिए 44, निम्नलिखित में से कौन सी मद सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती? तो ब्याज भुगतान ये तो शामिल किया है जाता है, राज्यों को योजनाओं के लिए दी गई सहायता ये भी शामिल किया जाता है, प्रतिरक्षा सेवाएं ये भी शामिल किया जाता है। क्या शामिल नहीं किया जाता है? कौन सी मद सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? भूमि अधिग्रहण, ठीक है, ये शामिल नहीं किया जाता। सेवा कर की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो ये जो है राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर सेवा कर की शुरुआत की गई। आर्थिक समीक्षा सेवा कर की जो शुरुआत है कब हुआ? सेवा कर की शुरुआत जो है राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर हुआ। और सेवा कर की शुरुआत जो है ये कब हुआ? शुरुआत 1994-95 में, इन्हीं की समिति की सिफारिश पर, राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर सेवा कर की शुरुआत 1994-95 में हुआ। तो आंसर जो है ए टिक कीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का विश्व में क्रय शक्ति क्षमता में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो है तीसरा है, परचेजिंग पावर पैरिटी समझ लीजिए, तीसरा स्थान है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत का विश्व में क्रय शक्ति क्षमता में तीसरा स्थान है। और चीन का जो है क्या है? वहीं जो है चाइना की बात करें तो चाइना जो है इसमें नंबर 1 पे है। इसके बाद आपका यूएसए अमेरिका जो है नंबर 2 पे है। और भारत जो है यानी हमारा प्यारा इंडिया ये जो है तीसरे नंबर पे है। तो हम भी पीछे नहीं हैं क्रय शक्ति क्षमता में, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी में। चलिए आगे बढ़िए, आंसर जो है सी टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, भारत ने कब तक निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए निवल शून्य प्रतिबद्धता की घोषणा किया है? तो भारत ने वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए निवल शून्य प्रतिबद्धता की घोषणा किया है। आंसर डी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। निम्न में से किस अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल जारी नहीं किए जाते? 64 दिन के लिए जारी नहीं किया जाता। जो ट्रेजरी बिल है भारत सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां हैं और इन्हें वर्तमान में केवल 3 अवधि के लिए जारी किया जाता है। जो ट्रेजरी बिल है एक तो पहला जो है देखिए 91 डेज के लिए, ठीक है, दूसरा जो है आपका 182 जो है डेज के लिए, तीसरा जो है 364 डेज के लिए। तो ये जो आंसर डी दिया है 464 ये गलत है और यही आंसर हो जाएगा कि ट्रेजरी बिल जारी नहीं किए जाते हैं, 464 दिन के जारी नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन 49 देखिए, कम से कम कितने मूल्य से अधिक वस्तुओं या माल के ट्रांसपोर्ट के लिए ई वे बिल जारी किया जाता है? सबसे पहले देखिए ई वे बिल है क्या। ई वे बिल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो कंप्यूटर पर बनता है। जीएसटी सिस्टम के तहत किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए उस सामान का ऑनलाइन बिल तैयार किया जाता है। यह बिल जीएसटी पोर्टल पर दर्ज हो जाता है। जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत अभी 50,000 से अधिक मूल्य की जो कीमत की अगर वस्तु को आप 10 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए ले जा रहे हैं तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो आंसर हमारा डी जो है सही है, 50,000 से अधिक। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब से प्रभाव में आया? तो ये जो है 2004 से जो है प्रभाव में आया। सरकार की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च
तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया, लेकिन लागू कब हुआ? जुलाई 2004 में। आंसर सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। चालू खाते के दृश्य व्यापार में शामिल होता है। चालू खाते के दृश्य व्यापार में शामिल होता है वस्तुओं का लेन देन। ठीक है, ऑप्शन ए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का संबंध किस संस्था से है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का संबंध है विश्व व्यापार संगठन से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन सामान्य शुल्क और व्यापार समझौते के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधा है। आंसर ए सही है, आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में कौन शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समावेशी विकास बिल्कुल है, ये तो शामिल। वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, ये भी शामिल है, लेकिन महिला सशक्तिकरण जो है उन 7 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। आंसर बी टिक कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आने के जो है पूरे पूरे चांस हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 54। हाल ही में बजट 2023 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित मिस्टी योजना का संबंध है। मिस्टी योजना का संबंध दोस्तों मैंग्रोव वृक्षारोपण से है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 55। केंद्रीय बजट 2023 में मोटे अनाजों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मोटे अनाजों को जो है श्री अन्न, मोटे अनाजों को जो है श्री अन्न नाम से जो है संबोधित किया गया है। केंद्रीय बजट 2023 में स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत कब तक स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक। 2047 तक स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का टारगेट रखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में 1957 से प्रचलन में आई। दूसरा पॉइंट है भारत में चलने वाला 1 रुपये का नोट परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण है। तो ये दोनों ही पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में 1957 से प्रचलन में आई। भारत में चलने वाला 1 रुपये का नोट परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण है। तो आंसर सी सही है, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन देखिए 58। भारत की वर्तमान नोट निर्गमन व्यवस्था की न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली कब से अपनाई जा रही है? तो ये जो है 1957 से भारत की वर्तमान नोट निर्गमन व्यवस्था जो है कि न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली अपनाई जा रही है। ऑप्शन ए टिक कीजिए। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उधारियों का कम से कम कितना प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाता है? तो ये जो है 40%। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उधारियों का कम से कम 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाता है। वहीं विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 32% ऋण उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आंसर यहाँ सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी लिखिए, लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए और तैयारी कीजिए। किस समिति की सिफारिश पर 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस समिति की सिफारिश पर 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो जो है फेरवानी समिति। फेरवानी समिति 1992 की संस्तुति यानी कंसेंट के आधार पर भारत में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। आंसर डी टिक कीजिए, आगे बढ़िए।
त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क किस प्रकार के वित्तीय संस्थाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रारंभ किया गया? तो ये जो है कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य वाले वाणिज्यिक बैंकों को, इनके लिए जो है ये शुरू किया गया। त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही पीसीए फ्रेमवर्क एक ऐसा उपाय है जिसके तहत कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य वाले बैंकों को आरबीआई द्वारा निगरानी में रखा जाता है। तो आंसर डी टिक कीजिए। वर्ष 2020 में घोषित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत कुल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है 1 लाख करोड़ का। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। ऑप्शन ए टिक कीजिए और आगे बढ़िए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम, गवर्नमेंट का जो है एक साइट है, आप यहाँ से ही जो है परचेज कर सकते हैं। खासतौर से जो भी सरकारी संस्थान है उनको जो विशेष निर्देश है कि आप सबसे पहले जेम पोर्टल पे ही जो है सर्च कीजिए और वहाँ से सामान लीजिए। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। जैसे आप अमेजॉन से सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, तो वैसे ही सरकारी संस्थाओं को निर्देश है कि आप पहले जेम पे ट्राई कीजिए, जेम पोर्टल से ही सामान परचेज करें। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल किसके अधीन कार्य करता है? तो ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 65 देखिए। राष्ट्रीय निवेश कोष के संदर्भ में जिसमें विनिवेश की राशि भेजी जाती है, निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय निवेश कोष में संपत्ति का प्रबंधन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गलत। इसका प्रबंधन जो है जो चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंड है, जैसे यूटीआई है, एसबीआई फंड्स है और एलआईसी म्यूचुअल फंड्स, ये लोग पेशेवर रूप से जो है प्रबंधित करते हैं इसको। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय निवेश कोष को भारत की संचित निधि में रखा जाना है। तो दूसरा पॉइंट भी गलत है। ये राष्ट्रीय निवेश कोष को जो है भारत की संचित निधि में नहीं रखा जाता। तीसरा देखिए, कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सही है। वार्षिक आय का एक निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 3 और 4 सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। सी सही है। ऑप्शन सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। इनमें से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित नहीं थी? तो तारकुंडे जो समिति है भारत में चुनाव सुधार के लिए बनाई गई, ये बैंकिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। जो तारकुंडे समिति है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है चुनाव सुधार से। बाकी दंतवाला समिति, केलकर समिति, खुसरो समिति, ये सब क्या है? ये तीनों जो है आपका बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर यही पूछा है कि कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित नहीं थी। तो आंसर टिक कीजिए ए, तारकुंडे समिति। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 67 बीमा नियमन। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण IRDA, ठीक है, का गठन कब किया गया? IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो ये जो है 2000 में जो है इसका गठन किया गया था। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए सन 2000 में बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA का गठन किया। यह संसद के प्रति उत्तरदायी है और IRDA इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है ये है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। देश में बीमा क्षेत्र का निजीकरण किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो ये जो है मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। ये देखिए, ये जो है मल्होत्रा समिति कब बनी थी? 1993। तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में स्थापित किया गया ताकि बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशें की जा सके।
इस समिति की सिफारिश पर बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया गया था? तो आंसर सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 69, किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से गैस मूल्य निर्धारण पर पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की है? किरीट पारेख समिति। किरीट पारेख समिति ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समिति के अनुसार 1 जनवरी 2026 से भारत में पारंपरिक क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस का पूरी तरह से मुक्त और बाजार द्वारा मूल्य निर्धारण होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2026 से गैस मूल्य निर्धारण पर पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश किरीट पारेख समिति ने किया है। ऑप्शन ए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है एम्स्टर्डम, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार 1602 ईस्वी में जो है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में किया गया। ठीक है, आंसर जो है बी टिक कीजिए। 70 का क्या हो गया? बी। क्वेश्चन इसके बाद देखिए आप 71, निम्नलिखित में से किस योजना या अधिवेशन का संबंध विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से नहीं है? तो वह आंसर डी मनीला सम्मेलन। पहले देखिए व्हाइट प्लान, किन्स योजना, ब्रेटन वुड्स, इन तीनों का जो संबंध है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और आईएमएफ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गठन से पर सहमति बनी। जबकि जो मनीला सम्मेलन है, मनीला सम्मेलन संबंधित है एडीबी के गठन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के गठन से, और एशियाई जो विकास बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में, और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। तो मनीला में सम्मेलन हुआ। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। चलिए क्वेश्चन देखिए आप 72, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच अंतर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा पॉइंट भी सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, दोनों कथन सही है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए पूरक संस्था है, तो ये जो है आईबीआरडी की पूरक संस्था है। आईबीआरडी एवं आईडीए को सामान्यतः विश्व बैंक की संज्ञा दी जाती है। जबकि विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं सम्मिलित हैं। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं सम्मिलित हैं। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। जो विश्व बैंक समूह में है, विश्व बैंक समूह, इसमें टोटल 5 हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला जो है आईबीआरडी, दूसरा जो है आईडीए, तीसरा जो है आईएफसी, चौथा जो है मीगा MIGA, और पांचवा जो है ICSID। ये पांचों है इसमें जो है विश्व बैंक समूह में। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए पूरक संस्था है। आईबीआरडी की हमारा आंसर हो गया ए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिक्स देश में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है आपका कनाडा जो है सम्मिलित नहीं है। पिक्स एक अपमानजनक शब्द है जिसका उपयोग पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ग्रीक और स्पेन के दक्षिण यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नामित करने के लिए किया गया है। 2009 से 14 के यूरोपीय ऋण संकट के दौरान ये 5 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य अपने सरकारी ऋण को पुनर्वित्त करने या अति ऋणग्रस्त बैंकों को उबारने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ जो है
फिक्स देश में सम्मिलित नहीं है कनाडा। आंसर डी टिक कीजिए। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च निम्न में से कहां पर स्थित है? बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद। तो ये जो है मेरठ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मेरठ में स्थित है बेगम समरू द्वारा निर्मित फेमस जो चर्च है। बेगम समरू के पति वाल्टर रेनहार्ड साम्रे एक यूरोपीय थे जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरदना की शासिका बनी थी। तो इन्होंने जो है मेरठ में एक चर्च बनवाया। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों पार्ट 1 यही समाप्त करते हैं और पार्ट 2 जल्दी लेकर के आएंगे दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अर्थव्यवस्था के, उत्तर प्रदेश विशेष के, और कुछ क्वेश्चन जो कि जनगणना और नगरीकरण और यूपी स्पेशल के, और 75 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसको हम पार्ट 2 में जो है अपलोड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।